हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए लेक्चर में, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिहोलॉजी। और उसी के साथ साथ आज हम कुछ नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। साथ ही जितने भी लेक्चर्स होते हैं उन सभी के नोट्स आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐप पर जो नोट्स वगैरह है वो काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे। और फोर्थ सेमेस्टर के अलावा आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स भी आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो जाइए ऐप पे जाके चेक कीजिए, और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिहोलॉजी। तो आपने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा होगा कि रिहोलॉजी क्या होती है। जो हमारे फ्लूइड्स और लिक्विड्स होते हैं उनके फ्लो के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं रिहोलॉजी के अंदर। उसके अंदर अब आज हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे रियोलॉजी पर। यानी डायरेक्टली जो लिक्विड वगैरह फ्लो होते हैं, वो उनके फ्लो के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टेम्परेचर हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी एंड फ्लो बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स एंड सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। जो हमारी सेमी सॉलिड और लिक्विड डोसेज फॉर्म्स होती है, उनके ऊपर हमारे टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है, और ये विस्कोसिटी को भी डायरेक्ट इफेक्ट करता है। चलिए आसान भाषा में देखते हैं। जो हमारा टेम्परेचर होता है, आप मान लीजिए किसी चीज को गर्म करोगे, उसको टेम्परेचर दोगे, तो उसके पार्टिकल्स में हीट आ जाएगी, वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और उनके अंदर मूवमेंट होने लगेगी। अब मूवमेंट होगी तो फ्लो बढ़ेगा, और जैसे फ्लो बढ़ेगा यानी किसी द्रव का प्रवाह बढ़ेगा, तो उसकी जो थिनिंग है वो थिनिंग हो जाएगी, यानी वो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी और लिक्विड एक तरीके से पतला हो जाएगा। तो टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारी विस्कोसिटी पे, और जो लिक्विड होते हैं उनके फ्लो के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। मेमोरी ट्रिक, जैसे गर्म करते हैं, यानी टेम्परेचर अगर ज्यादा देंगे किसी भी लिक्विड को तो वो पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और अगर हम किसी लिक्विड को टेम्परेचर कम देंगे और वो ठंडा रहेगा, तो वो गाढ़ा रहेगा और उसका फ्लो भी कम होगा। अब रिलेशनशिप क्या है हमारे टेम्परेचर का और हमारी विस्कोसिटी का, उसको देखते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन विस्कोसिटी। जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो पार्टिकल्स मूवमेंट ज्यादा होगा, फ्लो बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। उसी तरह सेम है, अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि पार्टिकल्स में मूवमेंट ही नहीं होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। सिरप फ्लोज इजीली व्हेन वार्म। जब जो सिरप वगैरह होते हैं, आप उनको अगर ल्यूक वार्म करते हो या थोड़ा नुआया करते हो या गुनगुना कर लेते हो, तो उनका जो फ्लो है वो बढ़ जाता है और वो थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। ऑइंटमेंट्स आपने देखे होंगे, जो हमारी बीटाडीन वगैरह है वो सर्दियों में थोड़ी गाढ़ी रहती है बजाय गर्मियों के। गर्मियों में वो थोड़ी पतली रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर गर्मियों में ज्यादा रहता है तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है और उसका फ्लो ज्यादा हो जाता है। उसी तरह सर्दियों में उसका फ्लो कम रहता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा रहती है। तो टेम्परेचर डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारी विस्कोसिटी को और फ्लो को। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है ना? इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो हमारा पार्टिकल है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मैंने बताया ना, जैसे हीट आप दोगे तो पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे और उनमें मूवमेंट होने लगे। अब वो मूवमेंट ही हमारी काइनेटिक एनर्जी है। जैसे मूवमेंट होगा तो पार्टिकल्स का फ्लो बढ़ेगा, और फ्लो बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स तेज मूव करते हैं ना, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस। इनके अंदर एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है जो पार्टिकल्स को आपस में बांध के रखता है और इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है और फ्लो ज्यादा हो जाता है। लिक्विड लेयर स्लाइड इजीली ओवर ईच अदर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक साथ ऐसे लिक्विड लेयर्स में अरेंज रहते हैं, तो वो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड आसानी से करेंगे और इससे फ्लो बढ़ जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि विस्कोसिटी कम हो जाएगी। विस्कोसिटी कम होगी तो फ्लो बढ़ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेशनशिप में है। अब डेली लाइफ एग्जांपल आप देखोगे ना, तो जो हमारा हनी होता है वो फ्लोज स्लोली व्हेन कोल्ड। जब वो ठंडा रहता है या सर्दियों में रहता है तो वो धीरे धीरे बहता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है। बजाय जैसे गर्मियां होती है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है या आप उसको वार्म करते हो, थोड़ा गर्म करते हो, तो वो आसानी से बहने लगता है। सेम कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, और विस्कोसिटी और ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है।
चलिए आगे देखते हैं, हमारा एक अर्नियंस कॉन्सेप्ट आता है, इसके अंदर आता है जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, इसको लेकर एक अर्नियन कॉन्सेप्ट आता है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। विस्कोसिटी फॉलोज एन अर्नियंस टाइप रिलेशनशिप। जितने भी ये फ्लूइड्स है इनके अंदर एक अर्नियंस रिलेशनशिप होता है, उसको ये लिक्विड्स फॉलो करते हैं। और उससे क्या होता है, जब भी आप किसी लिक्विड को हल्का सा टेम्परेचर दोगे और उसकी विस्कोसिटी एकदम से ज्यादा गिर जाए, तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारे अर्नियंस कॉन्सेप्ट की वजह से। ये जो फिनोमिनन होता है ये अर्नियंस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। विस्कोसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया और उसकी विस्कोसिटी एकदम से ज्यादा गिर गई, फ्लो ज्यादा हो गया और वो लिक्विड एकदम पतला हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लिक्विड है वो हमारी अर्नियंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है ना। A small rise in temperature can cause a large drop in viscosity। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा गिर जाती है। तो ये फिनोमिनन हमारा होता है अर्नियंस कॉन्सेप्ट की वजह से, या इसको हमने अर्नियंस कॉन्सेप्ट का नाम दिया है। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स व्हाई टेम्परेचर कंट्रोल इज क्रिटिकल इन फॉर्मुलेशंस। जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या इस फील्ड के अंदर दवाइयां बनाई जाती है, तो उनके फॉर्मुलेशन के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल कितना जरूरी है, ये हम इस अर्नियंस कॉन्सेप्ट की वजह से समझते हैं। मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्रिटिकल पैरामीटर है किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर, है ना। तो इसका काफी अच्छे से ध्यान रखा जाता है। इस वजह से टेम्परेचर का कंट्रोल जो होता है वो रखा जाता है फॉर्मुलेशंस के दौरान। चलिए आगे देखते हैं, फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या है हमारे टेम्परेचर की। सिरप्स में बिकम टू थिन एट हाई टेम्परेचर कॉजिंग डोज इनएक्यूरेसी। मतलब कुछ कुछ ऐसे सिरप्स होते हैं जब फॉर्मुलेशन हम करते हैं तो अगर ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो वो बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं और उससे उसकी डोजिंग में भी एरर आ सकता है। इस वजह से अर्नियंस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर फॉर्मुलेशंस में यूज किया जाता है। ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स में बिकम हार्ड एट लो टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर कम रहेगा तो ऑइंटमेंट्स हमारे जो होते हैं और जो हमारे क्रीम्स वगैरह होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी, उनमें फ्लो ही नहीं होगा तो उनको हम यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें किससे सोल्व की जाती है? अर्नियंस कॉन्सेप्ट की मदद से। मेकिंग एप्लीकेशन डिफिकल्टी, उनको यूज करने में दिक्कत आती है। इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल बहुत जरूरी है हमारे फॉर्मुलेशंस के दौरान। अगर फॉर्मुलेशंस के टाइम पर टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखा जाए तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? डोज में इनएक्यूरेसी आ सकती है और क्रीम वगैरह हमारी हार्ड बन सकती है ताकि उनको यूज ही ना कर पाए। तो ये सारी समस्याएं आ जाती है, इन सबका ध्यान रखा जाता है। अब इस किस किस के अंदर और मेन इसका काम आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी ड्रग को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर इसका काफी यूज रहता है। स्टोरेज जो हम करते हैं कि जो ड्रग है उसको स्टोर किन कंडीशंस में करना है, किस टेम्परेचर पर स्टोर रहेगा, इसका भी ध्यान रखा जाता है। उसको ट्रांसपोर्ट करते टाइम मतलब इधर उधर ले जाते टाइम क्या टेम्परेचर कंडीशंस होनी चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, उन सबका ध्यान भी रखा जाता है। इसलिए टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है ड्रग के स्टेबिलिटी के अंदर, स्टोरेज वगैरह के अंदर। चलिए आगे देखते हैं, अब पढ़ेंगे नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स के बारे में। हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया रियोलॉजी पर, यानी फ्लूइड्स के फ्लो पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो हमने देख लिया। अब स्टार्ट करेंगे हम नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स। अब न्यूटोनियन सिस्टम्स हमने पढ़े थे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो करते हैं, वो हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं या लिक्विड्स होते हैं। और नॉन न्यूटोनियन कौन से होंगे? ऐसे शरारती बच्चे होते हैं ना कई क्लास के अंदर, कुछ शरारती बच्चे जो किसी की बात नहीं मानते, उस तरीके से हमारे नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो नहीं करते हैं, ये एक्सेप्शन की तरह होते हैं। नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स आर दोज व्हिच डू नॉट शो कांस्टेंट विस्कोसिटी। इनके अंदर विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है जो कि हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड्स में रहती थी, है ना। एंड डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो, और न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को भी ये फॉलो नहीं करते हैं। हमारे न्यूटोनियन सिस्टम्स में क्या होता था, जो भी शियर स्ट्रेस और शियर रेट पे डिपेंड करता था और जो विस्कोसिटी थी वो कांस्टेंट रहती थी। इसके अंदर थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर क्या कुछ कुछ टाइम के अंदर जो लिक्विड होते हैं वो कई बार तो टाइम पे भी डिपेंड करते हैं, जो विस्कोसिटी होती है ना वो कई बार टाइम पे भी डिपेंड करती है। अब इसके देखेंगे इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन सिस्टम्स की खूबियां देखते हैं। चलिए, विस्कोसिटी चेंजेस विद अप्लाइड शियर स्ट्रेस। मतलब जो विस्कोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है। शियर स्ट्रेस क्या होता है? जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी लिक्विड को फ्लो करवाने के लिए, तो जितना फोर्स लगाएंगे उतनी विस्कोसिटी में चेंज आ जाता है, ऐसा इसमें होता है। और हमारे न्यूटोनियन सिस्टम में क्या होता था, कितना फोर्स लगाओ उससे सिर्फ आपकी रेट ऑफ फ्लो में चेंज आता था, विस्कोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती थी। पर इसमें अलग होता है, इसमें विस्कोसिटी भी चेंज होती है शियर स्ट्रेस के साथ में। इन सम सिस्टम विस्कोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम पे भी डिपेंड करती है ना।
कॉमन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर। ये जो सिस्टम्स होते हैं इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होती है। इसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। सस्पेंशन जो हमारे फार्मास्यूटिक्स में बनाए जाते हैं वो उनके अंदर ये देखने को मिलता है। जो इमल्शंस होते हैं, लिक्विड लिक्विड जो होता है ना, डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों अगर लिक्विड है तो हमारे इमल्शंस का फॉर्मेशन होता है। तो इन सब के अंदर हमको नॉन न्यूटोनियन सिस्टम देखने को मिलते हैं। जो जेल्स वगैरह होते हैं वो, और हमारे पेस्ट्स होते हैं, टूथपेस्ट वगैरह होती है वो, और क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट जो हमारी क्रीम वगैरह होती है, और ऑइंटमेंट जो होते हैं उनके अंदर भी हमको नॉन न्यूटोनियन सिस्टम देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लो। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लो के टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से ये होते हैं। स्यूडोप्लास्टिक फ्लो सबसे पहला हमारा है। स्यूडोप्लास्टिक फ्लो, इन सभी जो फ्लोज हैं इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। पहला होता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लो, दूसरा होता है डिलाटेंट फ्लो, हमारा तीसरा प्लास्टिक फ्लो, और चौथा थिक्सोट्रोपिक सिस्टम्स होते हैं उनके फ्लो के बारे में हम देखेंगे। ये चार मेन नॉन न्यूटोनियन फ्लो है जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए पहला देखते हैं हमारा स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। इसका एक और नाम है शेयर थिनिंग सिस्टम। शेयर थिनिंग से आपको पता लग रहा होगा कि जो लिक्विड है वो इसके अंदर थिन हो जाएगा। ये ट्रिक्स आपको याद रखनी है कि फोर्स लगाने पर ये जो हमारा लिक्विड है वो थिन हो जाएगा। अब थिन कब होता है? जब विस्कोसिटी कम होती है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप याद रखोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहेगी। तो स्यूडोप्लास्टिक फ्लो कौन से होते हैं? जिसके अंदर आप फोर्स लगाओगे यानी शियर स्ट्रेस बढ़ाओगे तो लिक्विड थिन हो जाएगा, यानी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ऐसे सिस्टम्स आप इसको याद रख सकते हो। डेफिनेशन देखते हैं। In pseudoplastic flow, viscosity decreases continuously with increase in shear stress. जितना आप फोर्स लगाते जाओगे उतनी उतनी विस्कोसिटी कम होती जाएगी, यानी ज्यादा फोर्स लगाते जाओगे तो ज्यादा विस्कोसिटी कम होगी। ये इसका डायरेक्ट रिलेशन है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म पे ये काम करता है। एट रेस्ट पॉलीमर चेन्स आर रेंडमली अरेंज। जो हमारे प्लास्टिक होता है जिसके अंदर पॉलीमर से जो बनता है उस पॉलीमर के जो पार्टिकल्स होते हैं रेस्ट पे तो इधर उधर अरेंज रहते हैं, रेंडमली अरेंज रहते हैं। पर जैसे ही आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो पॉलीमर की चेन बन जाती है, मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट में आ जाते हैं, लाइन बना लेते हैं, और जिस तरफ फ्लो हो रहा है, जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं ना। अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिस तरफ आप डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा रहे हो, हमारा जो फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में पार्टिकल्स अरेंज होकर और फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसका मैकेनिज्म है। रेजिस्टेंस टू फ्लो डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और फ्लो बढ़ जाएगा। विस्कोसिटी इससे कम होगी क्योंकि फ्लो बढ़ गया है पार्टिकल्स का, तो विस्कोसिटी गिर जाएगी। अब इसका फ्लो कर्व देखते हैं। कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। कर्व क्या होता है? ग्राफ के बारे में बताया जाता है। इसका जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से यानी इस जगह से, इस 0 पॉइंट से निकलता है, और नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है किसमें? शियर स्ट्रेस और शियर रेट में। शियर स्ट्रेस हमारा जो फोर्स अप्लाई करते हैं फ्लो के लिए, शियर रेट यानी किस स्पीड से वो फ्लो कर रहा है। तो इनका जो ग्राफ होता है वो नॉन लीनियर होता है, मतलब एकदम ऐसे सीधा कभी नहीं बनेगा, है ना। कैसा रहेगा ये? मैं बना के बताता हूँ। या तो ऐसे बनेगा जिसमें हमारा ये शियर स्ट्रेस है और ये शियर रेट है, या फिर एक तरीके से ऐसा बनेगा, है ना। इन दो टाइप से इसका ग्राफ चलता है जिसके अंदर या तो एक टाइम पे शियर स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगा या शियर रेट कांस्टेंट हो जाएगी, तो नॉन लीनियर ग्राफ बनता है। और ये शियर स्ट्रेस और शियर रेट के रिलेशनशिप को शो करता है। और इसके अंदर जो हमारी विस्कोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, वो चेंज होती है। चलिए आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। हमारे जो सेलुलोज सॉल्यूशंस होते हैं, सेलुलोज हमारा प्लांट से मिलता है ना, तो उसके जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं उसके अंदर ये देखने को मिलती है। मतलब फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है इसकी विस्कोसिटी। ज्यादा फोर्स लगाओगे तो विस्कोसिटी में भी चेंज आएगा। जेल फॉर्मुलेशन, जेल वगैरह जो फॉर्मुलेशन होता है, जो जेल बनाते हैं उसके अंदर भी ये देखने को मिलता है। पॉलीमर कंटेनिंग सिरप्स, ऐसे सिरप जिनके अंदर पॉलीमर्स का यूज होता है उनके अंदर भी ये देखने को मिलता है। अब इसकी फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि हमारे फार्मास्यूटिकल फील्ड में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इजी पोरिंग फ्रॉम कंटेनर्स, अगर आपने किसी ड्रग का फॉर्मुलेशन कर लिया और उसको कंटेनर में डाल रखा है और अगर वो थिन है तो वो आसानी से पोर हो सकता है, उसको छलनी से आसानी से छाना जा सकेगा। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे इजी स्प्रेडिंग ऑन स्किन। आप अगर किसी क्रीम वगैरह को लगा रहे हो जिसके अंदर ये शेयर थिनिंग वाली प्रॉपर्टी है तो उसका एप्लीकेशन आसान हो जाएगा, आराम से लग जाएगी। इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, यानी पेशेंट को यूज करने में भी सुविधा रहती है।
हाईली डिजायरेबल फ्लो बिहेवियर इन फॉर्मुलेशंस। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी ड्रग के फॉर्मुलेशंस होते हैं, जब ड्रग बनाई जाती है तो ऐसा जो फ्लूइड्स होते हैं, जितने भी लिक्विड्स होते हैं ना, उनके फ्लो का बिहेवियर ऐसा आइडियल माना जाता है। अगर जितने भी लिक्विड्स है उनके फ्लो का बिहेवियर यानी वो इस तरह की कंसिस्टेंसी रखेंगे, मतलब आसानी से पोरेबल हो रहे हैं, आसानी से उनको अप्लाई किया जा रहा है, इस तरह के अगर थिन रहेंगे तो ये एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी है जो हर फॉर्मुलेशन के टाइम यूज में आती है। इस चीज को आप ध्यान में रखना है कि डिजायरेबल फ्लो बिहेवियर है हर लिक्विड का फॉर्मुलेशन के टाइम पे। अब आगे देखेंगे कि हमारा दूसरा टाइप का नॉन न्यूटोनियन फ्लो कौन सा है, डाइलेटेंट फ्लो। जो डाइलेटेंट फ्लो होता है, आप इसका दूसरा नाम देख सकते हो शेयर थिकनिंग सिस्टम। अब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि शेयर मतलब आप जब इस पे फोर्स लगाओगे तो जो विस्कोसिटी है वो बढ़ेगी और थिक, जो हमारा लिक्विड है वो थिक हो जाएगा। तो थिक होगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो इसके नाम से आप लोग इसकी ट्रिक बना सकते हो, इसको याद रख सकते हो कि फोर्स जब अप्लाई करोगे तो जो हमारी विस्कोसिटी बढ़ेगी, लिक्विड थिक हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम्स कौन से होते हैं, डिलाटेंट या हमारे डाइलेटेंट फ्लो वाले सिस्टम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन डाइलेटेंट फ्लो सिस्टम्स विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन शियर स्ट्रेस। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी भी बढ़ती जाएगी। उसके अंदर क्या हो रहा था, फोर्स बढ़ाने पे विस्कोसिटी कम हो रही थी, इसमें बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हो विस्कोसिटी भी बढ़ती जा रही है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, एट रेस्ट सॉलिड पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। जो जो हमारा सब्सटेंस है वो रेस्ट पे रहता है, जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो उसके सॉलिड पार्टिकल्स है ना, इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, एकदम लूजली पड़े हुए रहते हैं। लूजली उनके अंदर मतलब कॉम्पैक्शन नहीं होता, उनके अंदर आपस में गैप रहता है। और जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो गैप कम हो जाता है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस, जैसे फोर्स लगाओगे पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाएंगे और उनके बीच का जो लिक्विड रहेगा पार्टिकल्स का वो स्क्वीज आउट हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा और उनके बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा। सिस्टम्स बिकम रिजिड एंड थिक। जो हमारा सिस्टम है, जो पार्टिकल जो सब्सटेंस है वो एकदम टाइट हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद इसके एग्जांपल्स देखते हैं। समझ गए ना आप ये कि जैसे आप फोर्स लगाओगे तो पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे और उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हाईली कंसंट्रेटेड सस्पेंशंस, ऐसे सस्पेंशंस जो हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलती है। कॉर्न स्टार्च इन वाटर, जो हमारा कॉर्न स्टार्च होता है, मतलब जो मक्के का पाउडर होता है, आप उसको वाटर में डालते हो तो वो क्या, पहले तो मतलब उसके पार्टिकल्स के अंदर गैप होता है तो वो इतना टाइट नहीं होता है, पर जैसे ही आप उसको पानी में डालोगे तो वो एक कंसिस्टेंसी बना लेता है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है और वो गाढ़ा हो जाता है। इसका यूज हमारे फूड प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। इसके बाद देखेंगे इसकी फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ काम आता है। पुअर फ्लो ड्यूरिंग पोरिंग एंड मिक्सिंग, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड है उसको छानने में दिक्कत आ रही है और मिक्सिंग में भी उसकी दिक्कतें आती है। डिफिकल्ट प्रोसेसिंग, यानी जो फॉर्मुलेशन हम करते हैं, जब दवाइयां बनाते हैं तो उनकी प्रोसेसिंग के टाइम पर इसमें दिक्कत आती है। ये प्रॉपर्टी होती है तब। जनरली अनडिजायरेबल इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, सामान्यतः ये प्रॉपर्टी मतलब अनडिजायरेबल होती है, मतलब फॉर्मुलेशन का टाइम इसका यूज बहुत ही कम है, मतलब बहुत कम यूज आती है, इसलिए ऐसी प्रॉपर्टी डिजायरेबल नहीं है, तो इसका यूज बहुत कम होता है। इफ अ फॉर्मुलेशन शोज डाइलेटेंट बिहेवियर, फॉर्मुलेशन डिजाइन इज वीक। अगर ऐसा कोई हमारा सिस्टम है जो ये डाइलेटेंट बिहेवियर शो कर रहा है, ऐसा कोई लिक्विड है जो डाइलेटेंट बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसका फॉर्मुलेशन की डिजाइन रहेगी वो वीक रहेगी। मतलब जो उसका फॉर्मुलेशन रहेगा ना वो बंद हो जाएगा पर आसानी से टूट जाएगा, मतलब उसका फॉर्मुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता और उसमें स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है जो कि फ्लूइड्स में नहीं मानी जाती फॉर्मुलेशंस के टाइम पर, और अगर वो बना ली जाती है तो उसकी जो डिजाइन होगी या जो फॉर्मुलेशन हमने किया है वो वीक रहेगा, वापस से टूट सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिहोलॉजी। इसके साथ साथ हमने नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के दो फ्लोज को अच्छे से डिस्कस किया। वो पहला हमारा सूडोप्लास्टिक फ्लो और दूसरा हमारा डाइलेटेंट फ्लो। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम इसके आने वाले पार्ट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आप चैनल पे जुड़े रहिए और लेक्चर्स को कंटिन्यू फॉलो कीजिए। और इसी के साथ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। साथ ही साथ मैंने बताया कि जो हमारा ऐप है उस पे आपको 4 सेमेस्टर के अलावा सभी सेमेस्टर के नोट्स अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाएंगे, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। बाय।